नमस्ते सभी छात्रों और अध्यापक भाई और बहनों। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से, उसी के साथ साथ मान तहसील हिंदी अध्यापक मंडल के द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन शिक्षा का ये जो उपक्रम है, इसमें आज एक नई कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं। आज हम नाटक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है निबंध लेखन, और उसी के साथ साथ भाषा अध्ययन में से रचना के अनुसार भाषा अध्ययन के रचना के अनुसार वाक्य के भेद, यह भी आज हम देखते जा रहे हैं। तो सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष पितामह आदरणीय गुरुवर्य काका सूर्यवंशी जी, उसके साथ साथ कराड़ तहसील के उपाध्यक्ष हरा सूर्यवंशी जी, इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी शेवाड़े सर जी और बगाड़े सर जी, इसी के साथ साथ मान तहसील के अध्यक्ष तांबोळे सर जी और सभी सदस्य, इनके द्वारा यह उपक्रम चलाया जा रहा है। आज हमारे सामने जो मार्गदर्शक है, परामर्शदाता हैं, वे श्रीमान विजय कुमार राउत जी, और इनकी पाठशाला का जो नाम है वह है नव महाराष्ट्र विद्या मंदिर बिदाल। इस पाठशाला से ये अध्यापक कार्यरत हैं और इनका अनुभव लगभग काफ़ी 20 साल या उससे भी अधिक है। इन्होंने पहले से लेकर आज तक हिंदी की तन मन धन से बहुत बड़ी सेवा इन्होंने की है, और हमेशा इनकी पाठशाला के जो छात्र हैं वो छात्र हमेशा अच्छे अंक पाते हैं। 100% उनका जो प्रतिफल है पाठशाला का 10वीं कक्षा का, वो हमेशा रहता है। ऐसे तज्ञ अध्यापक आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैं रुपनौर गोरगांव इनका राउत सर जी का मान तहसील की ओर से और सातारा तहसील की ओर से इस अध्यापन प्रक्रिया में उनका स्वागत करता हूं और इनसे विनती करता हूं कि वे अपना पाठ लेकर हमारे छात्रों के सामने पेश हो। माननीय राउत सर जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर जी। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल, हमारे आइकॉन काका सूर्यवंशी सर जी, मान तहसील के अध्यक्ष तांबोली सर, शेख सर जी है, रुपनौर सर जी है, ननवरे सर जी है, सालुंके सर जी है, ऐसे अनेक अध्यापक इसमें जुटे हैं। दरअसल देखा जाए एक बहुत ही उत्साही, बहुत ही लाजवाब ये ऑनलाइन शिक्षा का उपक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से छात्रों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा वहां तक पाठ्य पुस्तक की जानकारी देना, वो बहुत ही एक सराहनीय ऐसा उपक्रम है। जो छात्र इससे लाभान्वित होते उन्हें बेहद से उससे लाभ जरूर मिलेगा। और आज जो हम जो रचना विभाग का हिस्सा देख रहे हैं, उनमें से दरअसल देखा जाए पाठ्य पुस्तक के करीबन जैसे कि सारे पाठ समाप्त हो चुके हैं। अब हम रचना विभाग की तरफ बढ़ते हैं। रचना विभाग में भी अनेक ऐसे हिस्से होकर चले गए हैं। अब हमारे सामने एक निबंध, और हम राउत जो नव महाराष्ट्र विद्यालय यहाँ कार्यरत है। अब निबंध की तरफ हम बढ़ते हैं।
निबंध, पहले हम जैसे कि निबंध के बारे में हम जानकारी लेते हैं। निबंध, निबंध जैसे कि उसका अर्थ क्या है? निबंध, उसमें मूल शब्द अगर देखा जाए बंध, और उससे जो नी जोड़ा है वो एक उपसर्ग है। बंध यानी बंधना, यानी सुगठित रूप से बंधना, अच्छी तरह से बांध या सुगठित रूप से बांधना, उसे कहते हैं निबंध। निबंध की दरअसल परिभाषा देखी जाए, किसी विषय पर अपने भावों, अपने विचारों को बांधना, बंधी हुई एक रचना, उसे कहते हैं निबंध। अब निबंध के माध्यम से उससे जैसे कि लाभ क्या मिलता है, उससे जैसे कि किसकी पहचान होती है, यानी वो निबंध क्या है, उसके बारे में हमें अब जैसे कि पहले जानकारी लेना आवश्यक है। उससे पहले हम कह देते, प्रश्न पत्र में, 10वीं के प्रश्न पत्र में निबंध, यह 5वां प्रश्न और ये में जरूर आता, और ये 7 अंकों के लिए जरूर दिया जाता, और करीबन उसके 4 प्रकार है, उनमें से 2 और उनमें से आपको एक लिखना है। अब ये लिखते वक्त पहले हम निबंध के बारे में जानकारी लेते, ये निबंध हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दरअसल देखा जाए, यह निबंध एक कला है। निबंध एक अपनी सोच की हुई एक सोच को दर्शाने वाला एक हिस्सा है। अपने विचारों को कैसे बांधना, इस निबंध के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं। इतना ही नहीं, क्रमबद्ध कैसे लिखे, उसके बारे में भी जानकारी इस निबंध के माध्यम से हमें मिलती है। चरण दर चरण आगे बढ़ते कैसे बढ़े, और उसके बावजूद अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित करे, किस प्रकार से ऊंचा दर्जा दे, अपना व्यक्तित्व कैसे बढ़ाए, इसके माध्यम से भी हमें उससे सीख मिलती है, और इसीलिए ये निबंध महत्वपूर्ण है। दरअसल देखा है, आज की कुछ छात्रों की स्थिति देखी जाए, बेहद सुंदर निबंध लिखते, इतने सुंदर निबंध लिखते, उस निबंध को पढ़ते पढ़ते हम बेहद सी उसमें लीन हो जाते। अगर अच्छा पाठक हम किसे मानते मालूम है? उस पाठक को जब एक पन्ना पढ़ लिया जाए तो दूसरा पन्ना हम पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, उसे जैसे कि वह पाठक सच्चा पाठक कहते, यानी सच्चा लेखक कहते। और पाठक जो है वह उस किताब को छोड़ता नहीं, पूरा पढ़ लेता है। वैसे हमें अपने इस निबंध के बारे में लिखना है। दरअसल देखा जाए, अगर टीवी के अनेक कार्यक्रम आप देखते होंगे, अनेक सीरियल देखते होंगे, सीरियल को आप अगर जैसे कि बारीकी से देखे, एक हिस्सा, एक एपिसोड समाप्त होते वक्त एक ऐसे मोड़ पर वो जैसे कि वो समाप्त कर देते कि ताकि दूसरे जैसे कि एपिसोड का हम इंतजार करें। मानो एक एकादशी की घटना है, मानो चोरी की है, चोरी की, और उससे जैसे कि उसकी जो खोज है वो करने लगे। पहला एपिसोड जैसे कि खोज करने में चला जाता, दूसरा एपिसोड खोज करने में चला जाता, लेकिन जब जैसे कि समाप्त करते उस वक्त वो कहते, अब चोरी किसने की है मालूम है? ये मुझे मालूम है, उसका नाम, वहीं पर एपिसोड खत्म। मतलब आप दूसरे दिन क्या करोगे? मानो 5 बजे जैसे कि एपिसोड, जैसे कि यह सीरियल चल रही हो, 5 बजे शुरू होने वाली हो, तो 4 बजे हम टीवी के सामने बैठ जाते। क्यों? एक उसमें से निकलने वाले एक उत्साह में निर्माण कर देते, देखने के लिए प्रवृत्त कर देते। वैसे हमें इस निबंध के बारे में सोचना है और वैसे हमें लिखना है, और इसके लिए हमें उसमें उस प्रकार से जैसे कि कुछ विशेषताएं हम जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है कि यह निबंध लिखते वक्त। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बातें, यह निबंध एक हमारी जैसे कि प्रतिभा को ऊंचा जैसे बनाने के लिए यह निबंध बेहद आवश्यक है। और इसके लिए इस निबंध के माध्यम से कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, कुछ मैंने अनेक जैसे कि 5वीं 6वीं या 7वीं कक्षा के कुछ निबंध मैंने देखे। मेरा प्रिय खेल खो खो है। मेरा प्रिय खेल खो खो में 10 जैसे कि कुछ ऐसे खिलाड़ी उसमें होते,
वो खेल मुझे खो खो जैसे कि कबड्डी खेल मुझे अच्छा लगता। ये जैसे कि कहने की आवश्यकता है, मेरा खेल, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल, इसी प्रकार हर वक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब इतना है, निबंध एक ऐसी श्रृंखला है जो एक कला है, उस कला को अपने सोच विचार को दर्शाने वाली एक रचना है, और उस रचना को कैसे जैसे कि प्रस्तुत करे उसके बारे में जानकारी इस निबंध में है। तो देखे, पहले हम प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं। निबंध के दरअसल 4 प्रकार है। एक वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विचारात्मक निबंध, तीसरा आत्मकथात्मक निबंध, और चौथा है कल्पना प्रधान निबंध। अब ऐसे जैसे कि 4 निबंधों में से आप 2 पूछ लिया जाएंगे, और उनमें से आपको कौन सा लिखना है वो आप तय करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान में रखें, जब निबंध आप लिखते हो ना, उस वक्त जिस निबंध की आपको ज्यादा जानकारी है उस निबंध को ही चुने। इतने शब्दों में लिखना है, 80 या जैसे कि 100 शब्दों में, जितना जैसे कि उसके 4 प्रकारों में से आपको 2 पूछ लिए जाएंगे, और उनमें से आपको एक लिखना है, और वो कैसे, कौन सा लिखना है वो भी आपको तय करना है। जानकारी देखे, कौन से निबंध की जानकारी आपको ज्यादा मालूम है उस निबंध को ही चुने और उसकी जानकारी लिखने का प्रयास करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब वर्णनात्मक निबंध में जैसे इसका मतलब क्या है, इसमें क्या आता है, तो देखें, इसमें दिए गए विषय पर पूर्वानुभव के आधार पर वर्णन करना है। जो निबंध दिए जाते पूर्वानुभव, जो हमारे इससे पहले जो अनुभव हमने लिए हैं उस पर आपको निबंध लिखना है। जो देखा, अनुभव किया, उन बातों को ही सरलता या शब्दबद्ध पद्धति से हमें उस निबंध को लिखना है, और वैसे अगर लिखे तो ये वर्णनात्मक निबंध सुंदर बन जाएगा। अब ऐसे निबंध कौन से हो सकते हैं, वर्णनात्मक निबंध कैसे हो सकते हैं, जो पूर्व अनुभव को लेकर हमें लिखना है, तो वो कैसे है, कौन से है। एक उदाहरण के तौर पर, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय त्योहार, आंखों देखी दुर्घटना, मेरा प्रिय ऋतु, नदी किनारे 1 घंटा, चांदनी रात की सैर, बगीचे में 2 घंटे, मेरा देखा हुआ सपना, ये वर्णनात्मक है। मानो जैसे कि मेरा प्रिय ऋतु, ये क्या है, ऋतु आपने अनेक जैसे कि देखे, बरसात का ऋतु, गर्मी का ऋतु, सर्दी का ऋतु। अब ये जो अनुभव आपने किया, अनुभवों के आधार पर उसका वर्णन आपको करना है, और लयबद्ध उसकी निबंध की विशेषता आगे हम देखने वाले। ठीक है, अब ये जो जैसे कि निबंध किस प्रकार वर्णनात्मक, ऐसे अपने अनुभवों को लेकर, अपने जो जैसे कि तर्क विचारों को लेकर हमने किस प्रकार से अनुभव किया है उस ऋतु का, या जैसे कि कोई भी ऐसा वर्णनात्मक निबंध हो, उसकी जानकारी हमें उस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, दूसरा प्रकार अगर देखा जाए, विचारात्मक निबंध। ये कैसे होते, इस प्रकार में विचारों की प्रस्तुति होती है, अपने विचारों की प्रस्तुति होती है। आज तक जैसे कि अपने अनेक ख्याल जैसे कि दिमाग में हो, तो उन विचारों को प्रस्तुत करने वाला ये निबंध होता, अपने विचारों को, अपने तर्कों को प्रस्तुत करने वाला ये निबंध होता। किसी विषय पर अपने मत, अपने विचार, अनुभव प्रस्तुत करने वाला निबंध, यानी यह है विचारात्मक निबंध। अब ये जैसे कि विचारात्मक निबंध कैसे होते हैं, कौन से हो सकते हैं, जैसे कि असाधारण तौर पर किस प्रकार के होते हैं। 1 समाचार पत्र, 2 विज्ञान शाप की वरदान, 3 गरीब एक शाप अभिशाप, 4 भ्रष्टाचार, 5 प्रसार माध्यम, दूरदर्शन, संगणक एक वरदान, समय बड़ा बलवान, राष्ट्रीय त्योहार, विज्ञान के चमत्कार। उसके कुछ जैसे किसी प्रकार के ऐसे उदाहरण को लेकर या अपने विचारों को वहां पर प्रस्तुत करना है, तब जाके यहाँ पर जो कौन सा जैसे कि निबंध हो जाएगा, विचारात्मक निबंध हो जाएगा। अब आगे देखें, आत्मकथा पर निबंध, ये कैसे होते, तो देखें, इस विषय में निर्देशित पात्र, इस विषय में निर्देशित पात्र अपनी आत्मकथा, शेवाळे सर जी हो,
इस विषय में निर्देशित पात्र अपनी आत्मकथा यानी अपनी जीवन जैसे की कहानी स्वयं बताता है, किसी दूसरे द्वारा इसे नहीं कहा जा सकता। इसलिए निवेदन में उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता का प्रयोग करना आवश्यक होता है। भूतकाल और वर्तमान काल की घटनाओं को एक कहानी की तरह प्रवाह जैसे कि धारा प्रवाह करते हुए प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, ये जैसे कि आत्मकथा। दरअसल देखा जाए आत्मकथा लिखना बेहद अच्छा है। वैसे देखा जाए आत्मकथा अपनी जैसे कि मन की स्वयं मैं हूं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर नदी की आत्मकथा, जैसे उदाहरण के तौर पर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति की आत्मकथा, जैसे मानो उदाहरण के तौर पर घायल सैनिक की आत्मकथा। ऐसे अनेक निबंध हो सकते हैं। और उस निबंध को लिखते वक्त एक बात बहुत ही जैसे कि दिमाग में पूरी तरह से घोल कर रख दो। कौन सी बात? आत्मकथा लिखते वक्त मैं उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष मैं ऐसे कहते हुए, कर्ता मैं ऐसे कहते हुए उस निबंध की शुरुआत करनी है। जैसे यानी उस निबंध को लिखना है एक जीवनी, स्वयं मैं एक नदी हूं, स्वयं उसे कहना है मैं एक नदी हूं, मैं एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति हूं, मैं एक घायल सैनिक हूं। ऐसे कहते हुए मैं कर्ता उसे प्रयोग करते हुए उस प्रकार से हमें निबंध लिखना है। और आत्मकथा पर निबंध लिखते वक्त ये बात जरूर ध्यान में रखे। कुछ ऐसे छात्र, मुझे एक निबंध पढ़ने के लिए आया, 10वीं कक्षा बोर्ड का जैसे एग्जाम में एक पर्चा मुझे देखने के लिए मिला। उसमें उन्होंने लिखा था वही जैसे कि किसान की, बाढ़ पीड़ित किसान की आत्मकथा थी। उसमें उन्होंने लिखा था, मेरे पड़ोस में एक किसान रहता था, वो बहुत ही जैसे कि मेहनती व्यक्ति था, उसका परिवार बहुत बड़ा था, खेती में पूरी तरह से परिवार का लालन पालन होता था, पालन पोषण होता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, जैसे कि जैसे कि परिश्रम उन्होंने किया, इतना परिश्रम किया, लेकिन बरसात के कारण सारी खेती बहकर चली गई। अगर मानो उस विद्यार्थी ने ऐसा निबंध लिखा, अपने पड़ोस के किसान का वर्णन करते हुए लिखा, तो क्या अंक उसे दे रहे, कितने अंक दे रहे? दरअसल देखा जाए आत्मकथा है, और आत्मकथा को मैं स्वयं मैं और उससे कहते हुए यानी प्रथम उत्तम पुरुष मैं, उसमें उन्होंने कर्ता का प्रयोग करते हुए उसे लिखना है। मतलब मैं नदी हूं, मैं घायल जैसे कि सैनिक हूं, बाढ़ पीड़ित मैं व्यक्ति हूं, ऐसे कहते हो मैं स्वयं। और ऐसे जैसे कि कहते हुए उस कहानी को, इस जैसे कि निबंध को एक प्रवाह, धारा प्रवाह यानी जैसे कि प्रवाह के साथ, अब इसके बारे में भी जानकारी लेंगे उसकी विशेषता के तौर पर। अब ऐसे जैसे कि करते हुए उस निबंध को लिखना है। ठीक है, तो उसके निबंध कैसे होते, कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पर मैं किला बोल रहा हूं, एक शहीद की आत्मकथा, एक अनाथ बालक की आत्मकथा। मैं नीम बोल रहा हूं, हिमालय की आत्मकथा, एक आंधे की आत्मकथा, एक बूढ़े की आत्मकथा। बूढ़े की आत्मकथा लिखते वक्त हमें स्वयं लिखना है मैं एक बूढ़ा। एक आंधे की आत्मकथा लिखते वक्त मैं एक आंधा हूं, ऐसे लिखना है हमें आत्मकथा लिखते वक्त। और ध्यान रखे, जो तुम दो निबंधों में से एक निबंध तुम चुनने वाले हो ना, अगर मानो उसमें आत्मकथा आपने चुन ली, तो उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि मैं एक नदी हूं, मैं एक मुरझाया फूल हूं, मैं एक घायल सैनिक हूं, ऐसे कहते हुए उस निबंध को लिखना है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखे। और चौथा प्रकार है कल्पना प्रधान निबंध। यह निबंध लिखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान में रखे। अब ये कौन सी समस्या? केवल कल्पना की उड़ाने इसमें भरी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं प्रधानमंत्री होता तो यहाँ पर शिल्प कल्पनों की उड़ाने भरनी है, ये ध्यान में रख के। कल्पना प्रधान लिखना भी जैसे कि थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन उसमें
कल्पना की उड़ानें सिर्फ भरनी है, ध्यान में रख के उस निबंध को अगर आप चुनोगे तो उस समय इस बात की ध्यान आपको जरूर रखनी है। दूसरी बात, तर्क क्षमता की कसौटी इसमें होती है। इसमें अपनी कल्पनाओं के आधार पर क्रमशः विषय विस्तार करना होता है। यह अभ्यास आपको संभव है और इसी प्रकार आप अगर जाओगे तो आप जरूर उसमें सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार से करीबन उस प्रकार के जैसे कि कल्पना प्रदान निबंध कैसे होते, उदाहरण के तौर पर एक, अगर मैं पंछी होता। दो, यदि परीक्षा ही न होती, कल्पना है, आपको कल्पना करनी है, ठीक है। तीन, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। हाँ? चार, यदि बादल ही न बरसते। पांच, यदि स्कूल का आपको प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे हो सकते हैं। मतलब देखे, ऐसे विषयों को आपको कल्पना की उड़ानें आपको भरनी है और वैसे निबंध लिखने हैं। अगर जैसे कि इस प्रकार के निबंध चुनोगे तो जैसे कि कल्पनाओं की उड़ानें आपको भरनी है, ध्यान में रखे। और कल्पना अगर देखी जाए, वह कवि बेहद सुंदर करते हैं, आपको मालूम नहीं होगा। जो न देखे रवि वो देखे कवि। कवि इतनी बारीकी से उस प्रसंग का वर्णन करते कि पूछे मत, और इसीलिए कहते जो न देखे रवि वो देखे कवि। तो इस प्रकार से इस चार प्रकार ऐसे हैं। तो आपको निबंध कौन सा चुनना है ये आप पर निर्भर है। और एक बात ध्यान में रखे, जो आप निबंध चुनोगे उस निबंध की जानकारी आपको ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें अपने विचारों को उसमें जरूर डाल सके। तो इस निबंध, जब आप प्रत्यक्ष रूप में आपने निबंध चुन लिया, अब निबंध चुन लेने के बाद आप कैसे लिखेंगे, ध्यान रखे। ये महत्वपूर्ण बातें आगे आ गई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध लिखना, आप जैसे कि निबंध लिखते हैं, मैंने आप जैसे कुछ छात्र ऐसे जैसे कि परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद कुछ मैदान पर चर्चा करते, मैंने निबंध ऐसा लिखा, मैंने निबंध बहुत ही अच्छा लिखा। और कुछ छात्र ऐसे भी है, मैंने 4 पन्ने निबंध लिखे। दूसरा कहते नहीं, मैंने 5 पन्ने लिखे। ध्यान रखे, कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानकारी आपको जरूर लेनी है। कौन सी विशेषता हो सकती है, निबंध लिखते वक्त कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये कौन सी बातें है, कौन सी विशेषता है, आप देखिए। निबंध लिखते वक्त 3 भागों में हमें लिखना है। 3 भाग कौन से? प्रस्तावना या भूमिका, एक पहला भाग प्रस्तावना या भूमिका, ठीक है। दूसरा भाग है विषय विवेचन, उस विषय का विवेचन करना है। प्रस्तावना के तौर पर उसकी जैसे कि शुरुआत से किस प्रकार की जैसे कि प्रस्तावना, जिस प्रकार से कोई भी फिल्म, कोई भी जैसे कि एपिसोड शुरू होता है तो उसकी जैसे कि उस घटना को प्रस्तावना इतने सुंदर करते ताकि जो दूसरा दृश्य देखने के लिए पाठक या दर्शक देखने के लिए लालायित हो जाए। तो वैसी शुरुआत हमें करनी है, प्रस्तावना वैसी करनी है, उस भूमिका उस प्रकार की हो। हाँ, दूसरी बात है विषय विवेचन। अब फिर जैसे कि उस विषय विवेचन किस प्रकार से निबंध कौन सा हमने चुन लिया है, उसकी किस प्रकार से लिखना है, सारी बातें उसमें जरूर आती। और तीसरा हिस्सा है अंत, यानी उपसंहार, और आकर्षक अंत हमें उस निबंध का करना है। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। तो इस निबंध को लिखते वक्त आपने मानो एक निबंध ले लिया है, अब उसे कैसे लिखे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और निबंध को पूरा करना है। तो देखे अब कैसे, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। एक पहली बात, निबंध लिखते वक्त हमें निबंध के विषय को भली भांति जानना है कि कौन सा निबंध। पहला ध्यान में रखें, पहला जो विषय है यानी कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है निबंध लिखते वक्त। सबसे पहले एक है
कि उस निबंध को भली भांति हमें जान लेना चाहिए कि हाँ ये निबंध है तो इसमें से जैसे कि हम लिख सकते हैं, उसकी जानकारी मुझे है, इस प्रकार के यानी भली भांति उसे आपको जानना। 2, रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अब आपने निबंध जैसे कि ले लिया, उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं, त्योहार। त्योहार ये जैसे कि आपने निबंध ले लिया तो आपको क्या करना है, उसके मुद्दे, उसके बिंदु आपको निकालने। कैसे बिंदु निकालने? उदाहरण के तौर पर त्योहार का महत्व, पहले पहल जैसे कि प्रस्तावना या जैसे कि भूमिका में क्या लिखना है आपको, त्योहार संस्कृति का परिचय, हमारी संस्कृति में त्योहार का परिचय हमें देना है। दूसरा जैसे कि हम बिंदु क्या निकाल सकते हैं, त्योहार का महत्व बता सकते हैं। तीसरा बिंदु हम क्या सकते हैं, मनाए जाने का कारण, ये त्योहार हम क्यों मनाते। चौथा हम जैसे कि बना सकते हैं त्योहारों के प्रकार कौन कौन से, कौन कौन जैसे कि त्योहार मनाते, किस प्रकार के त्योहार मनाते हैं। ठीक है। पांचवा जैसे कि राष्ट्रीय एकता के प्रति, अब ये जो जैसे कि त्योहार है हम राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर हम उसे कितना जैसे कि मनाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और आगे संस्कृति का वाहक, जो संस्कृति को आगे बढ़ाने हेतु ये कितने मायने रखता है, इस प्रकार का भी जानकारी, ये भी बिंदु हो सकता है, ये भी मुद्दा हो सकता है। और अंत में वर्तमान में बदलता स्वरूप इसका कौन सा है, कि ये त्योहार कैसे आज मनाते, इससे पहले कैसे मनाते थे, और उस पर उपाय, अंत में उस पर उपाय। क्योंकि आप भी जैसे कि कोई फिल्म देखते चले जाते, आप जब जैसे कि फिल्म देखने के लिए चले गए, शुरुआत में आपके चेहरे का जैसे कि भाव देखे और आते वक्त आपके चेहरे का भाव देखे, लेकिन उस समय 3 घंटों में आपके चेहरे के भाव हजारों बार बदलते हैं। क्यों? वैसे वातावरण वहां का बदलता है, वैसे वातावरण निर्माण करते हैं वो जैसे कि फिल्म बनाने वाले। तो क्यों ना हम जैसे कि निबंध में उस प्रकार को लाने में समर्थ हो। तो वैसे हमें करना है, जो पाठक रुचि लेकर उसको जैसे कि पढ़े, तो ये बात महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन बिंदुओं को आपको रूपरेखा के आधार पर बिंदुओं को निकालना है, मुद्दों को निकालना है। तीसरी बात देखें, विषय बिंदु को लिखे और उनका विस्तार करें। विस्तार फिर लिखते वक्त उसका विस्तार आपको करना है। और दूसरी उसके बाद देखें, बिंदु मुद्दों को उदाहरण, कविता, पंक्ति तथा कथन से स्पष्टीकरण देने चाहिए। अब जो जैसे कि बिंदु, जो मुद्दे आपने निकाले हैं, उससे जैसे कि स्पष्ट करने के लिए, हाँ निबंध एक बात महत्वपूर्ण है। निबंध एक ऐसी चीज है कि उसे आपको, जो पाठक है, अपने मन के भावों को उसे पूरी तरह से वह जान सके, पहचान सके, आपके विचारों का प्रभाव जैसे कि आगे वाले पाठक पर पड़े, इस पर आप कैसे जैसे किसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। और आपको जैसे कि पूरी तरह से उन्हें समझा कर देना है। और उसके लिए आपको निबंध कभी जैसे कि उदाहरण कभी कभी देने पड़ेंगे, उस प्रकार के जैसे कि वाक्य देने पड़ेंगे, उस प्रकार के सुवचन लिखने पड़ेंगे, उस प्रकार की काव्य पंक्तियों को लिखना पड़ेगा। तो ऐसे तो जरूर आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब इतना है, करीबन आपको ये निबंध 5-6 अनुच्छेदों में लिखना है। तो उस समय एक विचार, एक बिंदु को आपने अगर दिया, तो उस पर एकाध काव्य पंक्ति डाले, उस पर एकाध सुवचन डाले, एकाध जैसे कि एकाध बड़े व्यक्ति का विचार उसमें डाले। ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके विचारों को स्पष्ट और किस प्रकार से समझाकर पाठकों को देते, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए बात महत्वपूर्ण है। आगे देखें, क्रमबद्ध माला हर मोती धागे से बंधा रहना चाहिए। जो मुद्दे आपने निकालने के बाद वह जो जैसे कि क्रमबद्धता हो, नहीं तो आपने जैसे कि एक, जैसे कि रमेश का जन्म जैसे कि दिसंबर में हुआ, फिर जैसे कि 10वीं कक्षा में चला गया, फिर जैसे कि बचपन उसका बहुत अच्छा था, ये क्या है? ये क्रमबद्धता है? नहीं है। जन्म, फिर 10वीं कक्षा, फिर बचपन, ये क्रमबद्धता नहीं है। क्रमबद्धता कैसी हो? हर माला, अब आपने जैसे कि माला तो देखी होगी, हर एक मोती अलग अलग,
लेकिन वो जैसे कि सारी माला है एक धागे में पिरोई है, मोती अलग अलग, लेकिन क्रम से जैसे कि उस मोतियों को उसमें पिरोया है, वैसे आपको क्रमबद्धता उसमें निबंध में लानी चाहिए और ये बेहद आवश्यक है। वो भी बात ध्यान में रखे। भाषा अनुकूल विषय होना चाहिए और सरल एवं सहज। कठिन शब्दों का इस्तेमाल जैसे कि करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। सरल सहज भाषा में, मुहावरेदार लोकोक्ति भाषा में जरूर निबंध लिखे, ताकि सामने वाला पूरी तरह से उस निबंध के आपके विषय, आपके विचारों को पढ़ सके। सिर्फ अक्षर नहीं पढ़ना है, आपके विचारों को पढ़ना है। इसलिए बात जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद रोचक शैली में लिखे और उत्सुकता ज्यादा से ज्यादा बढ़े। मैंने इससे पहले कहा था आपके निबंध के पढ़ते पढ़ते रोचकता और ज्यादा बढ़नी चाहिए, जो सीरियल करने वाले लोग करते हैं। एक एपिसोड समाप्त होते वक्त लेकिन उसके बाद दूसरा एपिसोड देखने के लिए जहां पर उसे रोकना है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से रोक देते और हमें एक रोचकता निर्माण हो जाती, उत्सुकता निर्माण, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे निबंध में इसी प्रकार के विषयों को रखना बेहद आवश्यक है और ऐसी शैली आपकी विषयानुकूल ऐसी शैली होनी चाहिए। आगे देखे कथनों, सुक्तियों, प्रेरक प्रसंग, कविता पंक्ति आदि द्वारा स्पष्ट आपके मुद्दे जरूर करने चाहिए। निबंध की शुरुआत ही अगर आपने कविता के माध्यम से की, काव्य पंक्ति के माध्यम से की, सुवचन के माध्यम से की, तो निबंध में एक शुरुआत ही एक प्रभाव जैसे कि वो निबंध जरूर डालेगा। तो ऐसे जैसे कि कुछ सुवचन, ऐसे कुछ सुक्तियां जरूर उसमें डाले ताकि वो निबंध आकर्षक हो सके। आगे देखें, मुहावरे लोकोक्तियों को यथास्थान उसका प्रयोग करना चाहिए। जो जैसे कि मुहावरे जो लोकोक्तियां हैं उसका यथास्थान जहां जैसे कि उसका इस्तेमाल करना है वहां पर आपको जरूर करना चाहिए, ताकि ये निबंध मुहावरेदार लोकोक्तियों से युक्त ऐसा निबंध हो जाए, उदाहरणों के साथ हो जाए, कविताओं की पंक्तियों के साथ हो जाए। एक बात भी ध्यान रखे, कविता की पंक्तियां आप डालते, मानो जैसे कि वर्षा ऋतु का आपने निबंध ले लिया और उसका वर्णन करने के लिए देशभक्ति पर जैसे किसी प्रकार से गीत की बोल आपने लिखी, क्या आवश्यकता है? निबंध कौन सा है? आप कौन सी कविता लिखते हैं? इसमें समानता होनी चाहिए। जो आप बात स्पष्ट करना चाहते हैं ना, तो उस बात को लेकर वैसी कविता जरूर, उस पंक्ति की कविता जरूर हो, तो वैसे ध्यान रखे। उसके बावजूद अशुद्धता या गलती न हो। अगर मानो आपने जैसे कि निबंध लिखा, 2 पन्ने लिखे, 3 पन्ने लिखे, लेकिन हर एक वाक्य में एक शब्द शुद्ध जैसे कि शब्दों में गलतियां हैं, हर एक शब्द गलत है, उनके वर्तनी के दोष जरूर है। अब आप सोचे इससे पाठक, इससे परीक्षक प्रभाव उस पर पड़ेगा आपके निबंध का? नहीं पड़ सकता। तो इसके लिए बात ध्यान में रखे। आप अगर जैसे कि अपने निबंध का प्रभाव परीक्षक या जैसे कि पाठकों पर डालना चाहते हैं ना, तो भाषा शैली शब्द वर्तनी के अनुसार या शुद्ध शब्द जरूर हो, ताकि उसमें आप अपने विचारों का प्रभाव उस परीक्षक या पाठक पर जरूर डाल सकते हैं। सीमित शब्दों का प्रयोग, आप ऐसा मत सोचिए जो जितने जैसे कि सीमाएं दी है 80 से 100 से 120 ऐसे जितने शब्दों का आप लोग को जैसे कि सीमा दी है उतने ही जैसे कि लिखने का प्रयास करें, ताकि आपने जैसे कि 4 पन्ने लिखे ये मायने नहीं रखता है। आपको कम से कम शब्दों में भी बड़े से बड़े विचारों को रखना एक कला है और उसे रखने के लिए आपको एक आदत जरूर होनी चाहिए। और ये भी बात ध्यान में रखें, निबंध के माध्यम से हमें गागर में सागर भरना, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को जरूर लिखे। जैसे मैंने पहले कहा था, हर निबंध, हर जैसे की वाक्य, हर मुद्दे, हर बिंदु लिखते वक्त मानो एक आध उदाहरण,
एक आध प्रेरक प्रसंग, एक आध जैसे कि काव्य पंक्ति, एक आध सुवचन, ऐसे अगर लिखे जाए तो निबंध बेहद सुंदर जरूर दिखेगा। तो वैसे आपको जरूर करना है। सुंदर हस्ताक्षर ईश्वर की देन मानते, ठीक है। आप सोचेंगे हमारा हस्ताक्षर इतना, प्रयास करो, प्रयास से तो हर एक संभव बात है। ना इतना अच्छा ना हो, कम से कम जैसे कि प्रयास के बाद अच्छा तो होगा ना, बहुत अच्छा बात जाने दो, अच्छा तो होगा ना। तो प्रयासों से आप ये संभव जरूर कर सकते। और हस्ताक्षर एक जैसे कि सुंदर कला एक ईश्वर की देन होती है। तो उस प्रकार से जैसे कि प्रयास करो, कम से कम अच्छा तो आपका हस्ताक्षर जरूर होगा, तो आप ज्यादा अंक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बावजूद आप हमारी जो निबंध की शैली है ये बेहद जैसे कि अच्छी है। उससे आपके आप जैसे कि व्यक्तित्व का यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी इस निबंध के माध्यम से होती है कि आप कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, किस प्रकार सकारात्मक विचारों को यहाँ पर रखना है। तो इस प्रकार से इस निबंध के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। अब निबंध एक उदाहरण के तौर पर देते हैं। निबंध एक जैसे कि समाचार या जैसे कि विज्ञान शाप के वरदान, ये भी निबंध है। उसके बावजूद हमारी सामाजिक चुनौतियां, ये भी निबंध हो सकते हैं। इसके बावजूद समाचार पत्रों की उपयोगिता। अब ये जैसे कि मानो ये इस प्रकार का निबंध आया हो तो आपको कैसे लिखना है, 3 अंगों से लिखना है। पहले पहल ध्यान में रखें, उसकी भूमिका कैसी, यानी कैसे हुआ, क्या कहना, यानी जैसे कि ये समाचार पत्र कहाँ से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, शुरुआत में कौन से समाचार आए, तो इस प्रकार की जानकारी, उसका जन्म, इस प्रकार की जानकारी, या एक आध जैसे की पंक्ति, ऐसे जैसे की जानकारी अगर लिखेंगे आपका ये निबंध शुरुआत जो है बेहद अच्छी होगी। दूसरी बात है उसका आरंभ, यानी जैसे कि प्रसार कैसे हो, इस समाचार पत्र इसका प्रसार कैसे हुआ, जो आपने जो चुना है ना कौन सा निबंध, समाचार पत्रों की उपयोगिता, शुरुआत हमें कैसी करनी है, उसकी भूमिका कैसे कैसे हुआ, क्या करना है, मतलब ये उसका जन्म किस प्रकार से हुआ, ऐसी एक पंक्ति, रोचक एकादशी उदाहरण, शुरुआत ही जैसी ऐसी करनी है, ठीक है। उसके बावजूद देखें उसका महत्व, उसकी उपयोगिता, इस पर जैसे की जानकारी लेनी है। उसके बाद वो बावजूद सामाजिक परिवर्तन और उसकी जैसे की भूमिका समाज में जिसकी किस प्रकार से वह महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी देनी है। और उसके बावजूद उपसंहार, उपसंहार के वक्त यानी अंत करते वक्त आपका यह निबंध का अंत आकर्षक एवं रोचक जरूर हो, ताकि जैसे कि ये पढ़ने वाले पाठक बेहद जैसे कि उसकी प्रशंसा या तारीफ जरूर कर सके। इस प्रकार से निबंध महत्वपूर्ण है। अब सार के रूप में थोड़ी बात हम बता देते, निबंध कैसा हो। निबंध आपने अगर लिखने के लिए ले लिया तो उसके अंगों के बारे में कैसे, एक पहला उसकी भूमिका या प्रस्तावना, कोई भी निबंध हो उसकी भूमिका या प्रस्तावना आपको लिखनी है। उस प्रस्तावना में एकाध काव्य पंक्ति, एकाध प्रेरक प्रसंग, सुवचन, ऐसे जरूर शुरुआत ही वैसी करनी है। दूसरा बात उसका अर्थ, जो आप निबंध लिखते हैं उसका अर्थ, 2 नंबर का जैसे कि उसका अर्थ। 3 नंबर में उसका महत्व बताओ। मानो जैसे कि विज्ञान, विज्ञान का महत्व, विज्ञान का अर्थ, जैसे विज्ञान वरदान, ऐसा निबंध आपने ले लिया। एक पहला उसकी भूमिका या प्रस्तावना आपको लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखनी है इससे पहले हमने बता दिया। दूसरा अर्थ, विज्ञान का अर्थ क्या है इसकी जानकारी लिख लीजिए। तीसरा है महत्व, विज्ञान का महत्व क्या है उसके बारे में लिख लीजिए, यानी ये मुद्दे यानी बिंदु आपको कौन सा है वो बताते हैं। चौथा है उसका प्रभाव, विज्ञान का प्रभाव किस प्रकार से, कैसे प्रभाव पड़ता, किस प्रकार से, कहां तक जैसे उसका प्रसार हुआ, किन किन लोगों पर यह प्रभाव हुआ, ऐसी बातें। उसके बाद उसके लाभ, उस विज्ञान के लाभ कौन कौन से है, कौन कौन से लाभ जैसे कि ये लोग लेते, उसकी हानियां, अगला जैसे कि विभाग हानियां, इस विज्ञान से हानियां कौन कौन सी हुई। उसके बाद अंत में आपको उपाय उस पर बताने, अपने विचारों से
और अंत में उपसंहार यानी अंत, इस निबंध का आपको अंत करना है। तो इसी प्रकार से आपको निबंध लिखते वक्त ऐसे मुद्दों को आपने अगर लिख लिया जाए तो आपका निबंध बेहद अच्छा होगा। 5-6 अनुच्छेदों में इस निबंध को आपको लिखना है और ऐसे जैसे कि लिखते वक्त समय भी उतना ही जैसे कि देना है जितने आप इससे पहले जो रचना विभाग में जो विभाग है उस प्रकार से, और आकर्षक एवं जैसे कि सरल सुबोध भाषा में आपको ये निबंध लिखना है। इसी प्रकार से निबंध की जानकारी जो है आप लोगों को देनी थी, सो आप लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास हमने किया है। तो अब जो है दूसरा हिस्सा हमारे सामने जो दिया है, उस जैसे कि दूसरे हिस्से के बारे में हम जानकारी लेते हैं। वो दूसरा हिस्सा है वाक्य और वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहते और वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखें वाक्य और वाक्य के भेद। अब देख वाक्य किसे कहते हैं, पहले उस वहां से जैसे कि हम शुरुआत करते हैं। देखें हाँ, अब देखें जो शब्द समूह एक पूरा विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक शब्द समूह जो पूरा विचार प्रकट करता है, पूरा विचार, सचिन आम है, ऐसा अगर वाक्य हो तो ये पूरा विचार प्रकट करता है? नहीं। सचिन आम खाता है, ठीक है। प्रमोद हर रोज स्कूल जाता है, ये ठीक है। निबंध हमें सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक है। पूरा विचार, शब्द समूह ऐसे हो जो पूरा विचार प्रकट करे, उसे कहते हैं वाक्य, ठीक है। अब वाक्य के हमें जैसे कि दो भाग होते हैं, एक है रचना की दृष्टि से और दूसरा है वाक्य जैसे कि अर्थ की दृष्टि से। आपने इससे पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद तो आपने जरूर देखे हैं। तो आज हम रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद देखते हैं। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? उसमें है 3 भेद। एक सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा जो है संयुक्त वाक्य। फिर एक बार बता देते, वाक्य के 3 भेद, एक है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब देखें पहले जैसे कि सरल वाक्य या जैसे कि साधारण वाक्य किसे कहते उसके बारे में हम जानकारी देते। एक उदाहरण बताते, शकुन ने सपना देखा, शकुन ने सपना देखा। दूसरा वाक्य, जोहरी ने हीरा खरीदा, जोहरी ने हीरा खरीदा। अब इसकी परिभाषा पहले देखते हैं, उदाहरण आपको 2 बता दिए, अब परिभाषा देखते हैं। कौन सी परिभाषा? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब क्या हुआ? शकुन ने सपना देखा, साधारण वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। आपने इससे पहले विधेय और उद्देश्य के बारे में जानकारी ली होगी। सपना देखा, देखा कौन यानी किसने? शकुन ने। मतलब उद्देश्य कौन सा आया? शकुन। विधेय कौन सा? सपना देखना। भी बोलते थे कहते का बात। मतलब क्या है? शकुन ने सपना देखा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता उस वाक्य को सरल वाक्य कहते, ठीक है। मतलब क्या हुआ? शकुन ने सपना देखा, शकुन उद्देश्य, विधेय शकुन ने उद्देश्य और उसने सपना देखा, यानी सपना देखा ये क्या है? विधेय। दूसरा वाक्य, जोहरी ने हीरा खरीदा, खरीदा कौन? किसने? जोहरी ने। मतलब क्या हुआ? उद्देश्य कौन सा है? जोहरी। जोहरी ने हीरा खरीदा, मतलब जोहरी ये उद्देश्य है, विधेय हीरा खरीदा।
मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, मतलब जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता उस वाक्य को क्या कहते, सरल या साधारण वाक्य कहते। दूसरा उदाहरण जैसे कि हम आपको दे देते हैं, इसमें से दूसरा उदाहरण है, पाठशाला के सामने बगीचा है, साधारण वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया एक कर्म होता, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहते या सरल वाक्य कहते, ध्यान में रखें। तो उसके आगे उदाहरण, राम ने पढ़ाई की, किसने, राम ने, मतलब उद्देश्य कौन सा, राम, पढ़ाई की विधेय, मतलब क्या हुआ, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता, उसे कहते हैं साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। आई बात समझ में, मतलब जिन जैसे कि शब्दों में जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता उस वाक्य को हम कहते हैं साधारण या सरल वाक्य। दूसरा प्रकार देखें, दूसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य के उदाहरण पहले बता देते हैं। उस मिश्र वाक्य का पहला उदाहरण है, जो परिश्रम करते हैं अल्प विराम वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। दूसरा उदाहरण, जो काम करेंगे उन्हें सम्मान मिलेगा, जो काम करेंगे उन्हें सम्मान मिलेगा। तीसरा उदाहरण आपको बता देते, पिताजी ने लिखा है वे कल पूना से आ रहे हैं। अब आप इन वाक्यों की तरफ अगर बारीकी से देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पर दो वाक्य हैं, दो वाक्य हैं, लेकिन इसमें जैसे कि महत्वपूर्ण बात कौन सी है, दो वाक्य है लेकिन उसमें भी जैसे कि इस प्रकार से अंतर है। अब आपको हम जैसे कि परिभाषा यानी व्याख्या की तरफ हम लिए चलते हैं। व्याख्या कैसी है ये जैसे कि जरा देखें। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित वाक्य होते उसे मिश्र वाक्य कहते। फिर एक बार बता देते, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक तथा अनेक उसके उपवाक्य या आश्रित वाक्य होते या गौण वाक्य होते उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ध्यान में रखिए, सबसे अहम चीज है, क्योंकि यहाँ पर आप संभ्रम में पड़ जाते हैं। कौन सी बात, सरल वाक्य जैसे कि साधारण वाक्य, ये तो जैसे कि पहला प्रकार होगा। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन दोनों में आप जैसे कि संभ्रम में जरूर पड़ सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि थोड़ी से बारीकी से जैसे कि सुनिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य, ध्यान में रखे, जो वाक्य एक मुख्य वाक्य जैसे कि होता और दूसरा या जैसे कि एक से अधिक आश्रित या जैसे किसी प्रकार से गौण वाक्य जरूर होते। अब इस पर जैसे उदाहरण आपको जैसे कि दे दिया था। पहला उदाहरण जैसे कि था, कौन सा था, जो परिश्रम करता है उन्हें सफलता मिलती है। मतलब परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिली ना, मतलब एक वाक्य मुख्य जो परिश्रम करता है उस पर आश्रित वाक्य उन्हें सफलता मिलती है। बात आई समझ में, परिश्रम जो करता है उसके बाद ही उसे सफलता मिलती है। मतलब एक मुख्य क्रिया और बाद में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते उसे कहते मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के बारे में आपको जानकारी मिली। मिश्र वाक्य किसे कहते, एक मुख्य जैसे कि वाक्य और उसके बाद एक से भी अधिक या एक से अधिक आश्रित वाक्य या उपवाक्य भी आप जरूर कहते या गौण वाक्य भी आप जरूर कहते। दूसरा उदाहरण भी देखें। दूसरा उदाहरण हमने बताया था, कौन सा बताया था, पिताजी ने लिखा है वे कल आ रहे हैं। पिताजी ने लिखा, मुख्य क्रिया, क्या लिखा है, मतलब मुख्य क्रिया से जोड़कर आश्रित वाक्य है ना, मुख्य क्रिया से जोड़कर आश्रित वाक्य उसका उपवाक्य है ना, वो कल आ रहे हैं। बात आई समझ में, मतलब इसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय जरूर होते। दूसरी बात, मिश्र वाक्य में एक मुख्य प्रधान वाक्य होता और दूसरा या एक से अधिक वाक्य आश्रित या उपवाक्य जरूर होते। ये बात जरूर ध्यान में रखें। तीसरा भी उदाहरण हमने देखा था मिश्र वाक्य का,
जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। मतलब जो काम करता है ये मुख्य वाक्य, उस उन्हें जैसी की सफलता मिलती है, उन्हें जैसी की सम्मान मिलता। मतलब एक वाक्य मुख्य मुख्य क्रिया, उस पर जैसे कि जो अन्य वाक्य या अन्य जैसे के वाक्य हो जाते, गौण वाक्य हो जाते, उपवाक्य हो जाते, उन्हें जैसे कि मिश्र वाक्य कहते। अब तीसरा प्रकार देखिए, तीसरे प्रकार में यहाँ पर जैसे कि कौन सी बात मैंने इससे पहले कहा, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन दोनों में हम संभ्रम में जरूर पढ़ सकते हैं। दोनों वाक्य दो दो वाक्य होते हैं, लेकिन कैसे पहचाने, ये महत्वपूर्ण बात है। तो देखे संयुक्त वाक्य हम जैसे कि कैसे कहते हैं उसे जैसे कि देखते हैं। सौरभ बीमार था इसलिए न खेल सका। आगे दूसरा भी उदाहरण है, रमेश कश्मीर गया और शाल ले आया कश्मीर गया। आज आकाश में चांद भी देखा और सूरज भी देखा। आज आकाश में चांद भी देखा और सूरज भी देखा। तीसरा वाक्य, बरसात हुई इसलिए न लोग आए न समारोह हुआ। चार वाक्य हमने बता दिए। परिभाषा कौन सी है, व्याख्या कौन सी है, तो देखे परिभाषा किस प्रकार की है उसके बारे में हम जानकारी लेते। संयुक्त वाक्य, जो वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर बनता है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर बनता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आपको जैसी की बात समझ में आई होगी, संयुक्त वाक्य के संयोजक में समुच्चय बोधक को अव्यय का प्रयोग जरूर होता। तो ये बात जरूर ध्यान में रखे। तो कौन सी, अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य प्रधान होते हैं, ये बात जरूर ध्यान में। मिश्र वाक्य में हमने क्या देखा था, एक वाक्य प्रधान, दूसरा वाक्य या एक से अधिक वाक्य, उसके आश्रित वाक्य, उपवाक्य, गौण वाक्य। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या कहते हैं उसे, इसमें दोनों वाक्य जैसे कि प्रधान होते, दोनों वाक्यों में जैसे कि प्रधान क्रियाएं होती। मतलब क्या है, आज मैंने आकाश में चांद भी देखा, चांद जैसे कि देखना अलग, सूरज देखना अलग। ठीक है, मतलब दोनों जैसे कि वाक्य प्रधान है। जिस वाक्य में दोनों वाक्य प्रधान है उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे जैसे कि दूसरा उदाहरण दिया था, बरसात हुई इसलिए न लोग आए न समारोह। मतलब लोग नहीं आए, समारोह नहीं हुआ, ये बात अलग। लोग नहीं आए, ये बात अलग। बरसात जैसे कि हुई, ये बात अलग। मतलब क्या है, हर एक वाक्य प्रधान है, हर एक वाक्य में प्रधानता है, मुख्य। तो इसी प्रकार से यह तीनों क्रियाएं, मतलब मिश्र वाक्य में जैसे कि वाक्य के भेदों में एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीनों भेद हमने देखे और उसकी परिभाषा देखी। ध्यान में सिर्फ इतना रखना है, सरल वाक्य जो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता उसे सरल वाक्य कहते। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता और दूसरा या तीसरा अन्य गौण या उपवाक्य होते, और संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य प्रधान होते। ये बात ध्यान में रखे। तो इसी प्रकार से जो मुझे घटक दिया था वो हमने लगभग जैसे कि पूरा किया है। रही बात जितना जैसे कि हमें समझाने के लिए जितना हमारे पास ज्ञान था आप लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। उसके बावजूद जो सातारा हिंदी अध्यापक मंडल या मान तहसील जिन्होंने हमें ये जैसे कि पाठ लेने के लिए जो हमें मौका दिया, जिसके लिए हम शत शत धन्यवाद हम उसे जरूर देते। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद राउत सर जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत जोशीले तरीके से आपने ये जो महत्वपूर्ण घटक है निबंध लेखन वाला, जो छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे प्राप्त हो इसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी गई है। बहुत ही बढ़िया, जितनी आपकी सराहना की जाए यहाँ उतनी कम है। हर एक निबंध का जो प्रकार है वह आपने
बहुत अच्छे, सरल और विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है निश्चित रूप से छात्रों को और यहाँ देख रहे सभी अध्यापक भाई बहनों को इसका निश्चित लाभ होगा, यह मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ साथ आप यहाँ उपस्थित रहे, आपने बहुत बड़ा रचना विभाग के रचना कार्यों पर भी वाक्य के जो भेद हैं उनमें से रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन तीनों का भी आपने जिक्र किया। इसके लिए बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन आपका रहा, बहुत ही सटीक उदाहरण आपने पेश किए। उसी के साथ साथ छात्रों को वाक्यों के भेदों के साथ साथ उद्देश्य और विधेय, ये भी बातें आपने स्पष्ट कर दी है। निश्चित बहुत बड़ा लाभ हमारे छात्र उठाएंगे। आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ साथ सातारा जिला हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष रहनुमा पितामह जी, आदरणीय गुरुवर्य ताका सूर्यवंशी जी, कराड तहसील के सूर्यवंशी सर जी, बगाड़े सर जी, शिवाड़े सर जी और मान तहसील के अध्यक्ष तांबोळी सर जी, राउत सर जी, सावंके सर जी, नलोड़े सर जी, खिलारी सर जी, शेख सर जी और काटकर सर जी, जाविर सर जी, निकम मैडम जी और तोड़कर मैडम जी, आप सभी के कारण ये उपक्रम जोर शोर से चल रहा है और काफी तादाद में छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया यह उपक्रम हो रहा है। मैं सभी का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। आज की तासिका समाप्त हुई ऐसा ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।